हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो इसके पहले मैंने अपना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और आपको चैप्टर अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको वो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और आपको लेक्चर वाइज ढूंढना है तो क्या होता है पता, जो भी मैं कोई भी आपको एक टॉपिक मिल गया ना, मतलब लेक्चर 1 मिल गया ना, तो आपको लेक्चर 2 लेक्चर 3 उसके लिंक में भी मिल जाएगा। लेक्चर 2 मिल गया तो लेक्चर 3 लेक्चर 1 बाकी जो बचा हुआ लेक्चर है, हर लेक्चर के लिंक में मैंने उसका बचा हुआ पार्ट डाला है ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इसमें। तो हम लोग इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एटम, शेप, मास, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास, कंसेप्ट ऑफ मोल और रेडिकल्स पढ़ेंगे कि कैसे मोल नंबर कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर नंबर कैसे निकालते हैं। और हम फिर जानेंगे कि डेल्टा एटॉमिक थ्योरी क्या है, फिर कंपाउंड कैसे फॉर्म्ड होते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूले और साल्ट लेक लाइम, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। जैसे बोल रहा है कि हर कोई भी अगर केमिकल चेंज कहीं भी हो रहा है ना, तो जो उसका कॉम्पोजिशन है वो चेंज होगा। सपोज़ कि आप एक आइस लेते हो, ठीक है, आइस क्यूब, और उसको हीट करते हो ना, आप उसको यहाँ पे हीट में, ये हीट का सिंबल बना रहा हूँ, उसको हीट करते हो, ये हीट का सिंबल यहाँ पर जब आप एक्सपेरिमेंट लिखते हो, ये आइस है, उसको हीट कर रहे हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो वाटर फॉर्म में बन जाएगा, वो मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, H2O फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जब पहले आपने जो चीज़ ली थी ना, जो रिएक्टेंट लिया था, वो पहले आइस फॉर्म में हुआ था, फिर क्या हुआ, वो चेंज होकर वाटर के फॉर्म में आ गया। तो एक चेंज आया। जब भी आप किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करोगे ना, किसी चीज़ के साथ, तो उसमें चेंज आना ही आना है अगर वो उसके साथ रिएक्ट हो रहा है। फिर जैसे फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट हुआ है इसके साथ, साइंटिस्ट लोग ने जो किया है 18th और 19th सेंचुरी में, ठीक है, और उसको करते टाइम उन्होंने क्या पता लगाया, वाइल डूइंग दिस दे मेजर एक्यूरेटली सब्सटेंस यूज एंड फॉर्म। क्या बोला उन्होंने, ये चीज़ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ये मैं आपको अलग उसमें बता दे रहा हूँ, यूज्ड ये वर्ड और फॉर्म्ड एंड डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि वो ये बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन करोगे ना, तो जितना भी सब्सटेंस आप यूज़ करोगे ना, उतना ही सब्सटेंस फॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि आपने रिएक्शन किसी सब्सटेंस के साथ 1 किलो का और फॉर्म हो गया 2 किलो, ऐसा कुछ नहीं होता ना। जितना आप यूज़ करोगे उतना ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो यही आपका केमिकल कॉम्बिनेशन बोलता है। साइंटिस्ट कुड नॉट राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला वेरियस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो साइंटिस्ट हुए ना, फिर उन्होंने किसकी थ्योरी पे, क्या केमिकल फार्मूला का यूज़ किया, डाल्टन थ्योरी पे, और किसके, बोलो किसके थ्योरी पे, अरे सामने तो लिखा है यार, डाल्टन थ्योरी, और बहुत सारा उन्होंने रुदरफोर्ड थ्योरी, ये सब सारी चीज़ें यूज़ किया, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन हियर शैल वेरीफाई द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पे आप लोगों को क्या बताया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उन्होंने वेरीफाई किया किसके बेस पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पे। किसको वेरीफाई किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई किया। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी फॉर्म डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन साइंटिस्ट कॉला एंड राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन थ्योरी। तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बेसिस पे लिखते हो, डाल्टन थ्योरी। ये सारे क्वेश्चन ना आपको पिक पॉइंट है कि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दोगे ना, तो आपको एग्जाम में काम आएंगी। तो ये किसके बेस पे हुआ था, डाल्टन थ्योरी के बेस पे हुआ था। एटॉमिक थ्योरी एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हियर शैल वेरीफाई द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर जिसको वेरीफाई किया गया था, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, वो किसके बेस पे किया गया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पे। फिर आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंट तो मैं कराऊंगा नहीं, फिर भी मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। सपोज ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जब भी ना, एक सेकेंड, इन्होंने बोला है कि आप जब भी कोई रिएक्टेंट लोगे, सपोज आपने एक ए लिया, ठीक है, और उसमें ना जब कोई बी मिक्स करोगे ना, तभी कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा और जिसका नाम होगा सी, है ना। अब आपको मैंने ये एग्जांपल में फॉर्म बता दिया, ठीक है, लेकिन अब आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ कि जब पहले आपने क्या लिया था, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लिया था। तो सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड रखोगे तो उसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा किसी चीज़ में, नहीं, उसके साथ कुछ तो मिक्स करना पड़ेगा ना। तो उसके साथ क्या मिक्स किया गया, सोडियम सल्फेट मिक्स किया, ठीक है, दोनों को मिक्स किया, लाइक जैसे आप रिएक्शन लिखते हो वैसे ही दोनों को मिक्स किया। तो उसमें क्या फॉर्म हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ, क्या फॉर्म हुआ, NaCl, CaSO4, और क्या फॉर्म हुआ, NaCl, ठीक है। कैसे, वो आप एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे आपको आपके टीचर बताएगी, और जब आप रिएक्शन लिखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए
टीचर क्या बताया कि नॉर्मल है, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसमें से क्या हुआ, CaCl टूटा यहाँ से और यहाँ से SO4 टूटा, वो दोनों ने अपना चीज़ फॉर्म कर लिया और यहाँ से क्या हुआ, NaSO4 में से Na निकला और इसके Cl से फॉर्म कर लिया। तो आपको क्या मिला, आपने जब दो चीज़ों को रिएक्ट किया तो आपको एक प्रोडक्ट मिला ना। तो यही होता है कि जब आप A प्लस B को रिएक्ट करोगे तो आपको C फॉर्म होके आएगा। जैसे आपने CaCl2 को रिएक्ट किया किससे, NaCl से, तो यहाँ से ये टूटा और किसके साथ जाके जुड़ गया, SO4 के साथ, ये SO4 के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, CaSO4 और बच गया क्या आपका NaCl, तो आपने NaCl साथ में ले लिया, तो आपका ये रिएक्शन हो गया। एक चीज़ और फिर आगे बोल रही है इसमें, ये आप देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इन द अबव एक्टिविटीज़ द मास ऑफ द ओरिजिनल मैटर न्यूली फॉर्म द रिजल्टेंट ऑफ द नेट केमिकल चेंज आर इक्वल इन 1785। ये क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, एंटोनियो लुवॉइजर, है ना। उन्होंने क्या बताया कि जब भी कोई रिएक्शन लोगे ना, रिएक्टेंट लोगे और जो उससे प्रोडक्ट बनेगा, अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो दोनों का ना वेट भी सेम होगा। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, सपोज देखो जब आपने जो लिया हुआ था, क्या बोलते, रिएक्टेंट लिया था, तो वो यहाँ पर 300 इतना था, ठीक है। उसके बाद जब प्रोडक्ट बना ना तो आपका वो भी उतना ही ग्राम है। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप 100 ml वाटर लोगे और उसमें आप 10 ml रसना लिक्विड डाल दोगे, तो जो आपका जूस बन के तैयार होगा ना वो 110 ml का ही होगा, वो ज़्यादा या कम नहीं हो जाएगा। तो सेम चीज़ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। और आप सोचोगे मैटर क्या होता है, तो मैटर इज एवरीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आपके घर पे टेबल, चेयर, मेज, कुर्सी, जो भी चीज़ मैटर जो है ना, अगर बोलते जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना और जिसका वज़न है वो चीज़ मैटर हो गई है। आपके आसपास रखी हुई हर चीज़ समझ लो मैटर है। फिर अब उसके बाद हम बात करेंगे, तो उन्होंने यही बताया कि इन अ केमिकल रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट, है ना, आप उसको ध्यान से पढ़ो। क्या बोला उन्होंने, टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सेम होगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ द लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, और इसी को लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन कहा गया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, इसमें फ्रेंच साइंटिस्ट जो है J.L. पॉल, है ना, उन्होंने क्या क्या है, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स। एग्जाम्पल द प्रोपोर्शन बाय विच द हाइड्रोजन एंड ऑफ ऑक्सीजन इन अ वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनी सोर्स। अब उन्होंने क्या कहा है कि सपोज कोई भी एलिमेंट फॉर्म हो रहा है ना, कोई भी कंपाउंड, तो उसमें जो प्रोपोर्शन दिया हुआ ना वो फिक्स्ड होगा हमेशा, वो कभी चेंज नहीं होगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, H2O, ठीक है, H2O। अब ये क्या है, एक फिक्स कंपाउंड है किसका, वाटर का। तो उन्होंने यही बोला है कि 1:8, है ना, दिस मीन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है कंबाइन होके, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा 1 ग्राम क्या होगा, आपका पहले H है ना, तो आपका 1 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और बचा हुआ 8 ग्राम क्या होगा आपका, ऑक्सीजन। तो ये टोटल मिलके आपका 9 ग्राम हो गया। तो ये टोटल क्या फॉर्म करेगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म करेगा। लाइक इसी तरह के एग्जाम्पल इन्होंने और लिया है, सिमिलरली द प्रोपोर्शन बाय द मास ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन, उन्होंने बोला है 3:8, है ना, 3:8 दिया है और टोटल क्या लिया, 44 ग्राम। तो उसमें क्या बोला है कि आपका कितना हो जाएगा, टोटल 40 ग्राम। तो उसमें आपका 12 ग्राम क्या हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे 12 ग्राम कैसे हो गया, 3:8 है, तो टोटल 44 बनना चाहिए ना, वो आप बोल रहे हो। अरे तो 12 3 कितना होता है, 36 + 8 44 हो गया ना। तो वो वही बता रहे हैं कि आपका 12 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, सॉरी कार्बन रहेगा, और बचा हुआ O2 ऑक्सीजन आपका कितना रहेगा, 32 ग्राम रहेगा। तो ये मिलके आपका रेशियो कितना बन गया, 3:8। ये जो सारे जो रेशियो है ना वे फिक्स रहेंगे, ठीक है, वो रेशियो कभी चेंज नहीं होते। और ये आपको किसने बताया, तो 2 साइंटिस्ट मिलके बताए थे आपको, कौन, यहाँ पे J.L. पॉल और एंटोनियो लुवॉइजर, जो ऊपर आपने देखा उन्होंने। तो फिर हम आगे क्या पढ़ने वाले इसमें, अब आगे हम पढ़ेंगे एटम साइज और मास और वैलेंसी के बारे में। आपको एक चीज़ और शायद समझ में नहीं आई होगी कि ये रेशियो, ये 3:8 है और ये 44 ग्राम, ये कुछ इसमें कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे 3:8, एक मिनट, 3:8 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है इसको,
तो आपको पता करना है। तो आप कोई भी सेम नंबर से, जैसे आप इसका एलसीएम एचसीएफ आता है ना, वैसे तो सेम आप जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, है ना, तो 4 से इसको और 4 से इसको भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो आपका ये 12 ग्राम हो जाएगा, है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना होगा आपका 44, ठीक है। तो ये 44 आपका फिक्स रहेगा, आपको वेट फिक्स पता रहेगा ना 44, तो आपको जो भी उसका जो कॉमन नंबर रहेगा ना, जब उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। तब तो आप बोलोगे कि नहीं सर अगर मैं 3 से कर देता तो 3 3 था 9, और ये कितना हो जाता 8 3 था कितना 24, 9 और 24 कितना होता है 33, 44 ग्राम होता क्या, नहीं। जब तक ये 44 ग्राम नहीं होगा ना तब तक आपका ये रेशियो बराबर नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ चुकी होगी, और नहीं समझी तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना। उसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लेक्चर नंबर 2, ये भी मैं इसके लिंक में डाल दूंगा, और जितना भी मैं लेक्चर बनाता हूँ ना उसके लिंक में मैं उसका बचा हुआ मतलब जो पार्ट होता है वो डाल देता हूँ, ताकि आपको कोई भी एक भी लेक्चर मिल गया ना तो आपको उसका लेक्चर 2 3 या लेक्चर 1 ढूंढने की ज़रूरत ना मिल गया। अगर आपको 3 मिल गया तो 2 और 1 भी उसी में मिल जाएगा उसका लेक्चर, ठीक है। और वहाँ पे भी नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट तो खैर तैयार है ही, आप वहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या नहीं समझता आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, और कौन सा चैप्टर इसके बाद मैं पढ़ाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।